Good morning, everyone, and welcome to my Sunshine Academy. Now, my topic is Rise of Nationalism in Europe. ये क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि कैसे नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में मतलब शुरू हुआ था। सो नेशनलिज्म से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नेशन। नेशन क्या है? व्हाट इज नेशन? Nation is the communication of long past many sacrifices and devotion. नेशन कैसे बिल्ड होता है? सैक्रिफाइस डिवोशन के थ्रू नेशन बिल्ड होता है। एक लीडर होता है, दैट इज द ग्लोरीफाई, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। दैट इज द सोशल कैपिटल, द बेसिस ऑफ द national idea. During the 19th century, nationalism emerged force with about the sweeping changes in political and the mental world in Europe. यूरोप में धीरे धीरे ये चेंज आना शुरू हो गया था। कब चेंज आया? दैट इज 1789 में, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही ये चेंज आना शुरू हो गया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ये ट्रांसफर टू, ये जो मोनार्किज्म था, ये मोनार्किज्म ट्रांसफर टू सॉवरेनिटी। तो revolution proclaimed, that is the people who has the henceforth of the constitute the nation and the shape of the destiny. So revolutions में क्या हुआ था? that is the liberty, ह्यूमन लाइफ का जो लिबर्टी है, जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज द लिबर्टी पीपल्स ऑफ यूरोप। ये सब लिबर्टी जो है वो, उसका जो आइडिया वो आने लगा था, मिडिल क्लास का आइडिया आने लगा था यूरोप में। दैट इज द स्टूडेंट एंड अदर मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। यहाँ पर दैट इज द बिगिन ऑफ द जैकोबिन एंड जिरोंडिन जो ग्रुप था, उसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने पढ़ाया है। दैट इज द बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, हॉलैंड। 1970s में ये सब कुछ मूव हो चुका था। इसके बाद फ्रेंच आर्म्स began to the carry of the idea of the nationalism in broad sense. इसके बाद यूरोप में जो शुरू हुआ था, दैट इज द कांग्रेस ऑफ वियना 1850। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर फ्यूचर में कोई अगर हिस्ट्री को लेके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियना में क्या हुआ था? फरवरी 1815 में, that is the delegates from the European great powers to the several other European countries had through the headed compromises create a new map of Europe. यूरोप में एक न्यू मैप शुरू हो गया था। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में वो मैप देखेंगे। दैट इज द, ये जो मैप है ये आफ्टर वियना कांग्रेस ऑफ वियना के बाद ये मैं गूगल से डाउनलोड किया है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस मैप कैसे चेंज हुआ है। तो ये वियना कांग्रेस के बाद यूरोप का जो सिचुएशन था वो ऐसे हो गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रियन एम्पायर यहाँ पर है, दैट इज द जर्मन एम्पायर है यहाँ पर, दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है। तो ऐसे करके सब कुछ अलग अलग। यहाँ पर स्पेन है, हालांकि स्पेन इसमें ज्यादा महत्व नहीं था स्पेन का, इसके बाद आ गया था। स्पेन का जो महत्व था इसके बाद आ गया था, तो अभी वो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। रिजल्ट ऑफ द कांग्रेस वियना, कांग्रेस ऑफ वियना का रिजल्ट क्या हुआ था? दैट इज द 1795 में टू 810 में रशिया एक्सटेंडेड द पावर ऑफ द सॉवरेनिटी ओवर द पोलैंड एंड द फिनलैंड। दैट इज पोलैंड फिनलैंड में उसका जो पावर था वो बढ़ गया था। नॉर्वे स्वीडन ज्वाइन हो गया था। पर्शिया टेरिटरी में
फ्रेंच से अलाई हो गया था. सैक्सनी was punished for its alliance with French and lost the territory of Persia. उसके बाद मैंने तो बोल ही दिया था कि नॉर्वे एंड जो स्वीडन है वो ज्वाइन हो गया था. इसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या हुआ था, दैट इज द नेशन स्टेट जो है उसका शुरू हो गया था, नेशन स्टेट. इसके बाद जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू द किंगडम, डचेस, कैंटन्स, ये सब कुछ अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड हो गया था. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ थ्रू द शेयरिंग कलेक्टिविटी identity and the common culture. Often they spoke the different language and belonged to the different ethnic group. ये एक दूसरे के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करना चाहते थे, इवन अपना कल्चर भी. डिफरेंट लैंग्वेज में ये लोग बात करते थे. ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द पैचवर्क of many regions of the people. So empire, that is the Habsburg empire, is ruled on Austria Hungary में वो रूल करते थे. For example, it was the patch of the many different region and the peoples. इसके बाद जो हुआ था, दैट इज द ऑस्ट्रिया एंड सदरलैंड एज वेल एज द बोहेमिया, ये सब कुछ अलग हो गए थे. जर्मन स्पीकिंग जो ऑटोक्रेसी जो था जर्मन का, वो बढ़ गया था. इटली स्पीकिंग इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, दैट इज द लॉम्बर्डी, हंगेरी, दैट इज ये सब कुछ अलग अलग सा हो गया था. मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये आफ्टर वियना कांग्रेस ये सब कुछ एक अलग अलग सा ग्रुप हो गया था. द न्यू मिडिल क्लास का यहाँ पर शुरुआत हुआ. सोशली पॉलिटिकली ये जो न्यू मिडिल क्लास है, पहले मिडिल क्लास नहीं था मोनार्किज्म में, लेकिन अभी मिडिल क्लास शुरू हो गया था. मिडिल क्लास का जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. देश, फैमिलीज एंड मैरिज ties. The powerful autocracy was however, the numerically the small group, that is the majority of the population, and make of the peasantry. So the bulk of the land framed and divided into the small owners के जो land है वो small owners के हाथों divided हो गया था. Central Europe pattern land holding characterized by the vast estate of the cultivated and the serfs. So इसमें जो तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि न्यू मिडिल क्लास कैसे उभर कर सामने आया. उनके हाथ में पैसा भी आ गया, जमीन भी आ गया. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सामने आया. नेशनलिज्म stands for क्या? इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनलिज्म इसी को हम लोग बोलेंगे. आइडियाज ऑफ द नेशनल यूनिटी, अर्ली 19th century, क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजिकल लिबरलिज्म. इसके बाद लिबरलिज्म आता है. लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम, that is the all equal before the law. Politically emphasized the concept of the government consent, and since the French Revolution, liberalism and the stood of the autocracy, the privilege of the constitution, that is the government and the parliament, 19th century, and the liberal stressed and the inviolability of the private property. So that's all for now. इसके बाद ये जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन, गुड बाय.